Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about what is immunogen and what is immunogenicity and the factors that affect the immunogenicity of a molecule. Now first of all we will see what is immunogen. इम्यूनोजन क्या है? इम्यूनोजन वो मॉलिक्यूल है जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके. अब हमें पता है कि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स दोनों आते हैं. तो इम्यूनोजन वो मॉलिक्यूल है वो आइदर इंड्यूसेस अ सेल मीडिएटेड और ए ह्यूमोरल सेल रिस्पॉन्स और बोथ. वो मॉलिक्यूल जो या तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करा दे, स्टिमुलेट करा दे, या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करा दे, या दोनों इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करा दे, उस मॉलिक्यूल या उस सब्सटेंस को हम इम्यूनोजन कहते हैं. इम्यूनोजन वर्ड जो है वो इम्यूनिटी जनरेटर से आया है. अब हम देखते हैं इम्यूनोजेनिसिटी क्या है. इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल की वो एबिलिटी है कि वो एक इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करा सके. यानी कि इम्यूनोजन की वो एबिलिटी जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करा सके उसे हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं. जैसे कि आपकी ये बी सेल है, इससे आकर ये एंटीजन बाइंड होता है. बाइंड होने के बाद हमें पता है बी सेल एक्टिवेट होती है, फिर प्लोरिफरेट होती है और फिर डिफ्रेंशिएट होती है दो तरह की सेल्स में. एक को हम कहते हैं इफेक्टर बी सेल जो होती है आपकी प्लाज्मा सेल, और दूसरी होती है मेमोरी बी सेल. और इफेक्टर बी सेल यानी कि प्लाज्मा सेल आपकी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज. तो इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? एक मॉलिक्यूल की एबिलिटी है कि वो यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करके ये प्रोडक्ट बना सके, जैसे कि यहाँ पर एंटीबॉडी बनी. सिमिलरली हम देखते हैं टी सेल एंटीजन से बाइंड करेगी, एक्टिवेट होगी, नंबर बढ़ाएगी और लास्ट में डिफ्रेंशिएट होगी दो तरह की सेल्स में, इफेक्टर टीसी सेल्स और मेमोरी टीसी सेल्स. इफेक्टर टी सेल में हम टी हेल्पर सेल जो है, इफेक्टर टी हेल्पर सेल साइटोकाइंस रिलीज करती है जो हेल्प करती है इन एक्टिवेशन एंड प्लोरिफरेशन ऑफ बी सेल्स, टी सेल्स और मैक्रोफेजेस. और इफेक्टर टीसी सेल जो है वो डायरेक्टली सेल को किल करती है. तो इम्यूनोजेनिसिटी क्या है? वो एबिलिटी है मॉलिक्यूल की कि एक इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करा के ये आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं ये बना सके. अब हम देखते हैं वो फैक्टर्स जो किसी भी मॉलिक्यूल की इम्यूनोजेनिसिटी को डिटरमाइन करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना इम्यूनोजेनिक है, कितनी एबिलिटी है उसकी हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने की. तो उनमें सबसे पहला फैक्टर आता है फॉरेननेस, दूसरा आता है मॉलिकुलर साइज, तीसरा है केमिकल कंपोजिशन एंड हिट्रोजेनिसिटी ऑफ द इम्यूनोजन, चौथा है ससेप्टेबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन यानी कि डिग्रेडेटिव एबिलिटी कितनी है उसमें, कितनी जल्दी डिग्रेड हो सकता है, स्टेबल है या डिग्रेडेबल है. होस्ट का जेनेटिक मेकअप यानी कि होस्ट का जीनोटाइप कैसा है जिसके अंदर हम इम्यूनोजन डाल रहे हैं. न्यूट्रिशनल स्टेटस और एज, उस होस्ट की एज क्या है, और न्यूट्रिशन स्टेटस का मतलब वो माल न्यूट्रिश तो नहीं है, हेल्दी है या नहीं. लास्ट है कि इम्यूनोजन डोज यानी कि हम कितनी अमाउंट दे रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं इम्यूनोजन का या कम दे रहे हैं. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हमारी बॉडी में जब इंजेक्ट कर रहे हैं तो ओरली दे रहे हैं या इंट्रावीनसली दे रहे हैं. अब डिटेल में हम एक एक फैक्टर को देखेंगे. पहले देखते हैं फॉरेननेस क्या है. कोई भी मॉलिक्यूल इम्यूनोजन की तरह तब काम करेगा जब हमारी जो सेल्स हैं उसे नॉन सेल्फ पहचाने यानी कि बाहर का पहचाने. कोई भी होस्ट बॉडी किसी भी मॉलिक्यूल को अगर फौरन मानती है तभी वो एक इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करती है, एलिसिट करती है, आपका स्टिमुलेट करती है. नॉन सेल्फ का मतलब यहाँ पर हमारी टी और बी सेल्स जिस टाइम डेवलप होती हैं उस टाइम जितने भी सब्सटेंसेस को वो एनकाउंटर करती हैं उन सब को वो सेल्फ मानती है. तो नॉन सेल्फ वो है जो बी और टी सेल्स के लिए अजनबी है, जिसे बी और टी सेल ने नहीं देखा. तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो नॉन सेल्फ है सिर्फ उसी के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है. अब किसी भी मॉलिक्यूल की इम्यूनोजेनिसिटी डिपेंड करती है कितना फॉरेन है, कितना दूर का है, आपका रिश्तेदार पास का है या बहुत दूर का है.
तो जितने ज़्यादा दूर का होगा उतनी ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की। अब ये जो फॉरेननेस है ये किस चीज़ से डिटरमाइन होगी कि वो कितने दूर का है। जितना दूर फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस होगा, फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस का मतलब इवोल्यूशन में वो एक दूसरे से कितनी दूर पहले अलग हो गए थे। मान लो 1,000 साल पहले अलग हो गए, एक है 100 साल पहले अलग हुआ, एक है 10 साल पहले अलग हुआ, कि आपकी एक स्पीशीज से दो स्ट्रेन बन गई। तो फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस का मतलब कितने समय पहले वो दो स्पीशीज एक दूसरे से अलग हुई। जितना ग्रेटर वो फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस होगा उतना ही उनमें स्ट्रक्चरल डिस्पैरिटी आएगी, यानी कि डिफरेंस आएगा, और जितना स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएगा उतना ही एंटीजेनिक डिफरेंस भी आएगा। यानी कि जितनी दूर फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा डिफरेंस उनके स्ट्रक्चर में होगा, और ज़्यादा डिफरेंस स्ट्रक्चर में होगा तो उतना ही इम्यूनोजेनिक आपका वो मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, BSA, बोवाइन सीरम एल्बुमिन। बोवाइन हमें पता है हम गाय को कहते हैं, तो बोवाइन सीरम एल्बुमिन ये एक प्रोटीन है जो काऊ में पाया जाता है। तो अगर हम एक काऊ से लेके दूसरी काऊ के अंदर इंजेक्ट करते हैं BSA प्रोटीन तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होता, क्योंकि वही प्रोटीन उसके अंदर भी है और सेम प्रोटीन उसके अंदर भी है, तो वो उसे नॉन फॉरेन नहीं मानेगी। तो BSA जो है वो काऊ के अंदर अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसे रैबिट के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो इम्यूनोजेनिक होगा। अब सेम अगर यही प्रोटीन BSA हम चिकन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और गोट के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो चिकन के अंदर वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है, गोट के अंदर कम होता है, क्योंकि गोट जो है वो काऊ से क्लोजली रिलेटेड होती है, यानी कि इनके बीच फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस कम है, चिकन और काऊ के बीच फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस होगा दो स्पीशीज़ के बीच में ही उतना ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा वो आपका मॉलिक्यूल। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हाईली कंजर्व्ड जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि वो प्रोटीन्स जो इवोल्यूशन के दौरान चेंज नहीं होते, सेम एज इट इज़ रहते हैं, एक स्पीशीज़ से दो बन गई, दोनों स्पीशीज़ में वो चेंज नहीं होगा, तो हाईली कंजर्व्ड मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के दौरान जिनका जो स्ट्रक्चर है वो कंजर्व रहा एज इट इज़, वो नहीं बदला, तो ऐसे प्रोटीन्स जो हैं वो लिटिल इम्यूनोजेनिक होते हैं, बहुत कम इम्यूनोजेनिसिटी होती है, क्योंकि वो एवोल्यूशन के दौरान चेंज ही नहीं हुए, इसलिए वो इम्यूनोजेनिक नहीं होंगे अगर हम एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ के अंदर इंजेक्ट करें। अब लास्ट देखते हैं सिक्विस्टर्ड सेल्फ प्रोटीन। अब तक हमने पढ़ा था कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है जो नॉन सेल्फ है, यानी कि अपना बॉडी का पार्ट नहीं है, अपनी सेल्स उसे सेल्फ नहीं पहचानती, वही एंटीजन का काम करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेल्फ प्रोटीन्स भी एंटीजन का काम करते हैं। ये सेल्फ प्रोटीन सिक्विस्टर्ड होते हैं। सिक्विस्टर्ड का मतलब एक एरिया में छिपे हुए होते हैं। अब एक एरिया में क्योंकि ये सिक्विस्टर्ड होते हैं तो हमारी जो डेवलपिंग T और B सेल्स है उनका एनकाउंटर इन प्रोटीन से नहीं होता, और एनकाउंटर नहीं होता तो वो इन प्रोटीन्स को सेल्फ नहीं पहचानती। जैसे कि कॉर्नियल टिश्यू, हमारी आंखों के कॉर्निया का जो टिश्यू है वो सिक्विस्टर्ड प्रोटीन होता है, तो हमारी T और B सेल्स उसे हमेशा फॉरेन मानेंगी। अगर वो एक्सीडेंटली उस एरिया से लीक करके हमारे सर्कुलेशन में आता है तो उसके अगेंस्ट B और T सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, उस प्रोटीन को वो एज ए इम्यूनोजन पहचानती है। अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी, मॉलिक्यूलर साइज। इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ती है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है। अब हमें पता है बड़ा प्रोटीन है तो हमें पता है एक एंटीजन के ऊपर बहुत सारे इपिटोप्स होते हैं, तो जितना बड़ा आपका इम्यूनोजन होगा या एंटीजन होगा उतने ही ज़्यादा उस पर इपिटोप्स होंगे। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज होता है उतनी ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। तो एक एक्टिव इम्यूनोजन होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूलर का मास 10,000 डाल्टन से ज़्यादा ही होना चाहिए। 10,000 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर मास जिस भी मॉलिक्यूल का होता है वो लेस पुअर इम्यूनोजन कहा जाता है। बड़ा आपका मास होगा, बड़ा साइज होगा तो वो उतना ही अच्छा इम्यूनोजन होगा। अब है कि आपका जो सब्सटेंस है या मॉलिक्यूल है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है,
और वो हिट्रोजीनियस है या होमोजीनियस, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल, एक ही रेसिड्यू का बना हुआ है, या उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के रेसिड्यूज हैं। एक सब यूनिट का बना हुआ है होमोजीनियस है, कई सारी सब यूनिट्स का मिलकर बना है तो हिट्रोजीनियस है। पहले देखते हैं केमिकल कंपोजिशन, यानी कि वो किस चीज़ का बना है। केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी कंट्रीब्यूट टू इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि जितना केमिकली कॉम्प्लेक्स होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। अब केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी से हम क्या समझते हैं? केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी कंपोजिशन है कि वो कितनी आपकी, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन 24 एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है, तो बहुत सारी आपकी सब यूनिट्स हैं, तो कई तरह के कम्बिनेशन एमिनो एसिड के बना के आप प्रोटीन बना सकते हो। तो जितना कॉम्प्लेक्स कोई भी मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। हिट्रोपोलीमर, हिट्रोपोलीमर का मतलब अलग अलग सब यूनिट का बना हुआ जो पॉलीमर होगा वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा कंपेयर्ड टू होमोपोलीमर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट। जैसे कि प्रोटीन है, अगर प्रोटीन अलग अलग एमिनो एसिड का बना हुआ होगा तो वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा, और एक ही एमिनो एसिड का बना हुआ होगा तो वो लेस इम्यूनोजेनिक होगा। अब जो हमें पता है एंटीजेंस जो हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इनमें कंपेयर करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं। उसके बाद आता है नंबर कार्बोहाइड्रेट्स का, फिर लिपिड्स, और फिर न्यूक्लिक एसिड। अब ऐसा क्यों है आगे देखते हैं। प्रोटीन्स हमें पता है कि 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स का मिलके बना होता है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 लेवल्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग से हम बनाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर अगली फोल्डिंग होती है टर्शरी स्ट्रक्चर, और फिर चौथी होती है क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। तो 4 लेवल की प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा है। कंपोजिशन में देखें तो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है, तो ये हाईली हिट्रोजीनियस होते हैं, हिट्रोजीनियस भी हैं, स्ट्रक्चर में कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए प्रोटीन्स जो हैं वो हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं। साथ में एरोमेटिक एमिनो एसिड्स अगर ज़्यादा हैं प्रोटीन के अंदर तो वो भी आपकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाती हैं, क्योंकि एरोमेटिक एमिनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करती हैं। तो ज़्यादा एरोमेटिक एमिनो एसिड होगी तो उसकी फोल्डिंग और कॉम्प्लेक्स होगी, और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी इम्यूनोजेनिसिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कंपेयर करें अगर प्रोटीन से तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो सब यूनिट है आपकी मोनोसेक्राइड्स हैं वो कम है, और स्ट्रक्चर भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने लेवल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में पाया जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं कंपेयर टू प्रोटीन्स। लेकिन अगर इन्हें प्रोटीन से जोड़ दिया जाए तो ये हाईली इम्यूनोजेनिक हो जाते हैं। लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड ये सबसे कम इम्यूनोजेनिक होते हैं, या हम कह सकते हैं ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते। ये इम्यूनोजेनिक तब बनाए जाते हैं जब इन्हें प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से जोड़ दिया जाए। जैसे कि ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पर हमने लिपिड को जो है वो शुगर से जोड़ा है। लिपोप्रोटीन्स, यहाँ लिपिड को हमने प्रोटीन से जोड़ा है। न्यूक्लियोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड को हमने जो है वो प्रोटीन से जोड़ा है। तो सबसे लेस्ट इम्यूनोजेनिक जो है वो लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड है। इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाने के लिए हम इन्हें प्रोटीन कैरियर से जोड़ देते हैं। तो जितना भी कॉम्प्लेक्स कोई भी मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज़्यादा वो इम्यूनोजेनिक होता है। तो ग्रेटर द कॉम्प्लेक्सिटी मोर इज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब देखते हैं हम थर्ड कैटेगरी, ससेप्टेबिलिटी टू एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब ये क्या है? अब हमें पता है कि इम्यून रेस्पॉन्स दो तरह के हैं, एक आपका है ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। अब सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के जनरेशन में हमें क्या है कि टी सेल का इंट्रैक्शन एंटीजन से तब होता है जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को एनगल्फ करे, उसे डिग्रेड करे और उसके एक पार्ट को एमएचसी के साथ प्रेजेंट करे टू द टी सेल पर सेल। अब क्योंकि टी हेल्पर सेल तभी एक्टिवेट होगी जब उसे एंटीजन प्रेजेंट किया जाएगा, और वो एंटीजन कौन प्रेजेंट करेगी? एपीसी, और एपीसी पहले एंटीजन को एनगल्फ करके डिग्रेड करेगी, यानी कि जो इजीली डिग्रेड हो जाए वो इजीली प्रेजेंट हो जाएगा और टी हेल्पर सेल को इजीली एक्टिवेट करेगा। तो वो मॉलिक्यूल्स जो डिग्रेड नहीं किए जा सकते, दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेड और प्रेजेंटेड विद एमएससी, वो पुअर इम्यूनोजन होंगे।
क्योंकि पुअर इम्यूनोजेनिक इसलिए क्योंकि वो टी सेल को दिखाई नहीं दिए जाएंगे, प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे, तो टी सेल एक्टिव नहीं होगी। तो वो मॉलिक्यूल्स जो इजीली डिग्रेडेबल होंगे वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होंगे कंपैरेटिव टू इम्यूनोजेंस जो हाईली स्टेबल होंगे। तो लार्ज बड़े बड़े जो इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली डिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं। तो लार्ज insoluble molecules are more immunogenic because they are easily phagocytized। APC जो है इजीली उसे एनगल्फ कर लेगी, इजीली प्रोसेस कर लेती है, इसलिए ये ज़्यादा इम्यूनोजेनिक है कंपेयर टू स्मॉल एंड soluble ones। हाईली स्टेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर नॉट इम्यूनोजेनिक। ये मैंने आपको बता दिया कि वो आपके मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस जिन्हें हम डिग्रेड ही नहीं कर सकते, हाईली स्टेबल हैं, तो वो प्रोसेस नहीं होंगे, प्रोसेस नहीं होंगे तो प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे, तो प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे तो वो टी सेल एक्टिव नहीं होगी, तो वो इम्यूनोजेनिक नहीं होगी। एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर कोई पॉलीमर डी एमिनो एसिड्स का बना हुआ होता है तो वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा। हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर जो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स हैं वे सिर्फ उन प्रोटीन्स को डिग्रेड करते हैं जो एल एमिनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। क्योंकि एल एमिनो एसिड्स के ही प्रोटीन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके प्रोटीन्स को जो है उन्हें ही डिग्रेड करने की एबिलिटी होती है। तो अगर डी एमिनो एसिड का पॉलीमर हम इंजेक्ट करें तो हमारी एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे डिग्रेड नहीं कर पाएगी, डिग्रेड नहीं कर पाएगी तो वो एंटीजन टी हेल्पर सेल मतलब टी सेल को प्रेजेंट नहीं कर पाएगी, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएगी, तो दस दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक। मोर द ससेप्टेबिलिटी टू डिग्रेडेशन, जितना इजीली कोई भी मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाएगा, ग्रेटर इज द इम्यूनोजेनिसिटी, उतनी ही ज़्यादा उसकी इम्यूनोजेनिसिटी होगी। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही कम इम्यूनोजेनिसिटी होगी, जितना ज़्यादा डिग्रेडेबल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इम्यूनोजेनिसिटी होगी। अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़े आपके वो प्रॉपर्टीज इम्यूनोजन की जो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करती हैं। अब हम देखेंगे वो आपकी प्रॉपर्टीज जो होस्ट की हैं, यानी कि होस्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज जो इम्यूनोजन की इम्यूनोजेनिसिटी को अफेक्ट करें। अब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन का मतलब आपका जीनोटाइप उस होस्ट का, उसके अंदर जीन कैसी हैं, जीन कंटेंट कौन सी जीन्स हैं जो इम्यूनोजेनिसिटी को आपकी जो है डिटरमाइन करेंगी। एक इंडिविजुअल के अंदर कुछ सब्सटेंस ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं, दूसरे के अंदर वो कम होते हैं। अब कौन कौन सी जीन्स हैं जिनकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी इम्यूनोजेनिसिटी डिटरमाइन करेगी? उनमें पहली मेजर आती है एमएचसी। एमएचसी हमें पता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एंटीजन एमएचसी के साथ ही टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट करती है। तो एमएचसी जीन की जो प्रोडक्ट है एमएचसी, ये मेजर रोल प्ले करेगी। उसके बाद वो जीन्स जो बी सेल रिसेप्टर्स बनाएंगी और आपकी वो जीन्स जो टी सेल रिसेप्टर्स बनाएगी। जितनी ज़्यादा इनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी, यानी कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जितनी ज़्यादा ये तीन तरह की जीन्स चेंज होगी, उतना ही ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी पे प्रभाव आएगा। आगे देखते हैं हम न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस में क्या है कि अगर आपका इंडिविजुअल या होस्ट जिसे आप एंटीजन दे रहे हो वो माल न्यूट्रिस्ड है या अंडर न्यूट्रिशन है, यानी कि वो हेल्दी नहीं है, तो उसके अंदर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कम होगा, यानी कि एज ए पुअर इम्यूनोजन वो काम करेगा। अब एज देखते हैं। न्यूनेट्स का मतलब अभी अभी जन्म हुआ जिन बच्चों का, और एल्डरली पीपल, बूढ़े लोग, उनके अंदर जो है पुअर इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है कंपेयर्ड टू एडल्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका जो आपका थाइमस है या आपका बोन मैरो है, उनसे जो लिम्फोसाइट का आउटपुट है वो एज के साथ साथ कम होता रहता है। तो कम सेल्स हैं, कम सेल्स एक्टिव होंगी तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक ही होगा। आगे देखते हैं रूट एंड डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि डोज का मतलब कितने अमाउंट में हम एंटीजन दें। तो अगर हम बहुत कम अमाउंट में एंटीजन देते हैं तो भी हमारा इम्यून रेस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपका हमने एंटीजन दिया वो एनफ इतनी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट नहीं कर पाता कि एक इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट किया जा सके। और अगर हम ज़्यादा डोज देते हैं तो हमारी इम्यून सेल्स उससे अनरेस्पॉन्सिव हो जाती हैं, जिसे हम इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस कहते हैं।
कई बार क्या है कि हमें एक सिंगल डोज जो है कम कम अमाउंट की कई बार देनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं बूस्टर्स। तो कुछ एंटीजन के केसेस में बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। बूस्टर्स क्या काम करते हैं कि ये टी और बी सेल का क्लोनल प्लोरिफरेशन करा देते हैं, यानी कि अमाउंट बढ़ाएंगे एक्टिवेटेड बी और टी सेल्स का। तो इस तरह से एक्टिवेटेड बी और टी सेल्स का अगर आपका अमाउंट ज़्यादा होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा हाइटेंड होगा। अब है कि एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम दे कैसे रहे हैं। तो एंटीजन ओरली देते हैं या इंट्रावीनसली देते हैं। तो इंट्रावीनसली वेंस में देंगे, ओरली आपके माउथ में देते हैं, ये सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे देते हैं। तो हम एंटीजन कहाँ दे रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस करेगा कि एंटीजन कहाँ जा रहा है, किस ऑर्गन में जा रहा है, और उस ऑर्गन में वो किस लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहा है। ये आपका डिटरमाइन करेगा कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स वो जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने इंट्रावीनसली एंटीजन एडमिनिस्टर किया तो वो जाएगा स्प्लीन में। स्प्लीन के अंदर टी और बी रिसर्कुलेटिंग बी और टी सेल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू लिम्फ नोड्स। तो जो हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं वो जाएगा लिम्फ नोड के अंदर एंटीजन, और जो हम इंट्रावीनसली देंगे तो वो जाएगा स्प्लीन के अंदर। तो जो स्प्लीन के अंदर जाएगा वो आपका ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। जो सबक्यूटेनियसली देंगे वो क्योंकि रीजनल लिम्फ नोड में जा रहा है, रीजनल लिम्फ नोड के कंपैरिजन में स्प्लीन के अंदर रीसर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्टिव होंगी, तो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। इन के कंपैरिजन में कंपेयर टू इंट्रावेनस एंड सबक्यूटेनियस अगर हम ओरल रूट से एंटीजन देते हैं तो वो कम इम्यूनोजेनिक होता है कंपेयर टू एंटीजन गिवन इंट्रावेनियसली एंड सबक्यूटेनियसली। This is all about immunogen and immunogenicity. Thank you.